हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चली हुई है। इस सीरीज़ की श्रृंखला में जो टेस्ट लगा रहे थे हम, टेस्ट नंबर दूसरा था हमारा, और यह टेस्ट नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट है, यानी कि ए पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 70 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम इसके बकाया 70 क्वेश्चन कर लेंगे जीएस के, ठीक है। उसके बाद फिर हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जीएस के 70 क्वेश्चन करा दिए और आज सेकंड पार्ट है, इसमें जीएस के 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जीएस का जो 140 क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे आज। उसके बाद फिर हम हिंदी स्टार्ट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये सेकंड जो टेस्ट था ये भी कंप्लीट हो जाएगा घटना चक्र का। उसके बाद हम थर्ड टेस्ट पर चलेंगे, क्योंकि ये यानी कि डेली क्लास आपकी हो रही है, एक दिन भी आपका गैप नहीं हो रहा है और रेगुलर ये क्लास चल रही है। उसके बाद ही अभी करंट अफेयर भी आ गया ईयरली, उसका भी हम इसमें कराएंगे इसी चैनल पे, ठीक है। जैसे कि कंप्लीट हो गया उसके बाद आपका ईयरली जो समसामयिक की रहेगी घटना चक्र करंट अफेयर का जो रहेगा वो कंप्लीट करा देंगे हम इसी चैनल पर, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, टाइम न लेते हुए क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि 70 क्वेश्चन होते हैं तो बहुत टाइम फिर हो जाता है, इनकी वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्योंकि 70 तक हो गया था इसलिए क्वेश्चन नंबर 71 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। कारण आर है इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था, जिसने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट फर्स्ट है, ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी है ए असत्य किंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी है ए सत्य किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सत्य और एक की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जो इसमें अभिकथन दिया गया है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और सेकंड है आपका कि इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था, जिसने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। लेकिन ये देखेंगे ए और आर दोनों सत्य किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, ये अपने आप में दोनों सही है, लेकिन ये अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी व्याख्या ये आर एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। देखेंगे कि इंडियन जो एसोसिएशन है 1876 में, ठीक है, इसका गठन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करना, ठीक है, इसका उद्देश्य था, ठीक है। और इस जो संस्था ने थी, इस संस्था ने क्या किया था? ब्रिटिश के खिलाफ जो नीतियाँ थी ब्रिटिश की, ठीक है, जो यानी कि दमनकारी जो नीतियाँ थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। और सेकंड इसमें था कि सिविल सेवा की जो बात करी गई है कि सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों के लिए समान अवसरों की मांग भी इसमें की गई थी। किसमें की गई थी? इंडियन एसोसिएशन में, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी बता दें कि एल्बर्ट बिल की इसमें जो बात हुई है कि एल्बर्ट बिल है, तो इसी टाइम पे एल्बर्ट बिल भी आया था, ठीक है। इसी टाइम पे एल्बर्ट बिल जो 1883 में, एल्बर्ट बिल की बात करें, एल्बर्ट बिल कब आया था? ये 1883 में, ठीक है, 1883 में एल्बर्ट बिल लाया गया था, ठीक है। इसी टाइम पे एल्बर्ट बिल भी आया था, ठीक है। ये संगठन था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, इसका जो स्तर था अखिल भारतीय स्तर की ये संस्था थी, ठीक है, ये अखिल भारतीय स्तर की ये संस्था थी। तो ए तो सही है और आर भी सही है, लेकिन एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं करता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 72।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आपका आंसर ठीक ऑप्शन ए हो गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनना। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया गया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया गया है, लेखक दिए गए हैं, उनके बुक्स दिए गई हैं। ठीक है, उसको आपको सुमेलित करना और उसके बाद आपको आंसर देना है। फर्स्ट है ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है, क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखी है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, ये आपको बताना है किनके द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले देखेंगे ए नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। कौन सी? ए नेशन इन मेकिंग। ये तो सीधे सीधे मैच है। ठीक है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ठीक है, ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में क्या है, ब्रिटेन की राजकोषीय नीतियाँ थी उनके ऐतिहासिक जानकारी इसमें दी गई है। और दूसरी है, थर्ड आपकी है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक यानी कि जकारिया द्वारा लिखी गई है। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए 1 2 3 4 1 2 हाँ 1 2 3 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72 का आपका आंसर डी हो जाएगा। ये ठीक है, डायरेक्ट मैच है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 73। पेशवा बाजीराव द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? फर्स्ट है, बाजीराव द्वितीय ने 1801 ईस्वी में जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी, जिससे जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण किया। सेकंड स्टेटमेंट है, 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की, जिसके तहत उसने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट फर्स्ट है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। आंसर क्या हो जाएगा 73 का? आंसर हो जाएगा 73 का बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है कि बाजीराव द्वितीय है, इन्होंने जसवंत होलकर के भाई की हत्या करी थी, जिसके जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण किया। ये स्टेटमेंट सही है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया था कि 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की थी, जिसके तहत उसने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया। ये भी सही है। तो एक फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, 73 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74। नीचे दिए गए गवर्नर जनरल को, ठीक है 74 है, नीचे दिए गए गवर्नर जनरल को उनके कार्यकाल के अनुसार काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, काल क्रम के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। फर्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड है लॉर्ड वेलेजली और फोर्थ है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। आपको इनके कार्यकाल के अनुसार आपको बताना है इनका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहले देखते हैं सबसे पहले कौन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन आएंगे बताइए, आंसर क्या हो जाएगा 74 का? ठीक है, सबसे पहले है वारेन हेस्टिंग्स, सबसे पहले आएंगे। और फिर सेकंड पे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सेकंड पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है। फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेजली है। ठीक है, इनका कार्यकाल आप टेन्योर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 74 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके एक बार टेन्योर आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जो वारेन हेस्टिंग्स थे 17 से 74 से 17 से 85 ईस्वी के बीच था इनका कार्यकाल। और लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनका कार्यकाल 1786 से 1793 के बीच था। ठीक है, और लॉर्ड वेलेजली है जो इनका 1798 से 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक है, बेंटिक जो थे उनको 1828 से 1835 के बीच इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75। निम्न में से कौन सा मुगल कालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन ए है सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। ऑप्शन बी है सूबा, परगना, सरकार, ग्राम। ऑप्शन सी है परगना, ग्राम, सूबा, सरकार। ऑप्शन डी है उपर्युक्त। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? मुगल कालीन के अकॉर्डिंग को जो प्रशासनिक विभाजन उनका हुआ करता था, ठीक है, गांव का और ये सूबाई सरकार, तो उनके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सूबा होता था, ठीक है, सबसे पहले सूबा होता था, फिर सरकार, फिर परगना, फिर ग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा बताते चलें क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन अभी पैटर्न जो जैसे चेंज हो रहा है, आयोग पूछ रहा है। सूबा का मतलब होता था प्रांत। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है आप किस सूबे से बिलोंग करते हैं, किस प्रांत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सूबा का मतलब था प्रांत। ठीक है, और यह सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, सूबा क्या था, इसका प्रांत था, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, एक मिनट बच्चे, प्रशासनिक इकाई थी ये सूबा। ठीक है, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी सूबा। और ये भी याद रखना, प्रत्येक सूबे का प्रमुख जो होता था उसे बोलते थे सूबेदार। ठीक है, उसे बोलते थे सूबेदार। इसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी। ठीक है, उसके बाद है सरकार। ठीक है, इसके बाद है सरकार। ठीक है, सरकार कौन सा है? सरकार जो है अभी वर्तमान में जिला। ठीक है, सरकार जो होता है अभी वर्तमान इसे जिला बोलते हैं। सूबा को वर्तमान में जो प्रांत बोलते हैं। ठीक है, सरकार को वर्तमान में क्या बोलते हैं? जिला बोलते हैं। ये मुगल प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, और सूबा क्या है? जो सूबा होता था कई सरकारों से मिलकर बनता था। ठीक है, सूबा होता था जो कई सरकारों से मिलकर बनता था। ठीक है, ठीक है, जो सूबा होता था, यहाँ पे देखो, हर सूबा कई सरकार यानी जिलों में विभाजित था। ठीक है, ये जो सूबा था कई जिलों में विभाजित होता था, ये वाला। ठीक है, कई जिलों में बटा होता था, उसको बोलते थे, क्या बोलते थे? जिला। ठीक है, सूबा होता था तो कई जिलों में बटा होता था, यानी कई सरकार में बटा होता था, इसको बोलते थे जिला। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है परगना। ठीक, परगना की बात करिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं, परगना है तहसील। ठीक है, परगना क्या है? तहसील। अच्छा, जिले का बता दें, जो सरकार का, अच्छा ये जो जिले का प्रमुख था, ये पूछ लेते हैं। जिले का जो प्रमुख होता था वो फौजदार होता था। ठीक है, जिले का प्रमुख क्या होता था? फौजदार होता था, याद रखना। और परगना है, इसको आप वर्तमान में भी तहसील बोलेंगे। ठीक है, वर्तमान में क्या? तहसील बोलेंगे। ठीक है, और जो सरकार होता था ना, प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभाजित हुआ करती थी। ठीक है, प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभाजित हुआ करती थी। ठीक है, ये है सरकार है, ये कई परगनों में यानी कि विभाजित हुआ करती थी। सूबा कई सरकार में विभाजित होता था, यानी कि कई सरकार में बनता था, सरकार कई परगने में बनती थी। और उसके बाद फिर आता है ग्राम। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राम, और ये ग्राम है, ये ग्राम है कई परगनों में विभाजित हुआ करता था, यानी कि परगनों से मिलकर ग्राम बनता था। ठीक है, ग्राम है ना, कई परगनों में विभाजित हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, और ये बता दें कि आपको पता ही होगा, गांव का प्रमुख अधिकारी ग्राम प्रधान होता है, जो अभी भी होता था, अभी भी होता है, पहले भी होता था। जैसे अभी पहले मुगल कालीन जो होता था, गांव के जो मुखिया थे, ग्राम अधिकारी होता है, जो गांव के मुखिया को अभी क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान। ठीक है, और ये मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस टाइम पे क्या बोलते थे? खुद बोलते थे। ये पूछते हैं, कई बार पूछा गया, खुद, मुकद्दम, मुकद्दम। ठीक है, खुद, मुकद्दम या फिर चौधरी। ठीक है, गांव के प्रधान को क्या बोलते थे? खुद, मुकद्दम या फिर चौधरी बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा। सूबा था जो प्रांत सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, याद रखना। ठीक है, और प्रत्येक सूबे का प्रमुख सूबेदार होता था। ठीक है, और सरकार है जिला, यह हर सूबा कई सरकार है ना जिलों में विभाजित था, और सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। ठीक है, और परगना तहसील, प्रत्येक सरकार को परगनों में विभाजित किया गया था, और इसका प्रशासनिक प्रमुख सिकदार था। ठीक है, परगने का प्रशासनिक प्रमुख सिकदार हुआ करता था। और ग्राम है, प्रत्येक परगना कई गांवों में
विभाजित हुआ करता था और गांव का प्रमुख अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन देने का कारण ये था कि इससे क्वेश्चन बनते जरूर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 76। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक मिनट बच्चे। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। कारण आर है ब्रिटिश सरकार में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने कहा था कि भारतीय लोग ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिससे सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए सत्य है किंतु आर असत्य। ऑप्शन बी है ए सत्य किंतु आर सत्य। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 77। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है तबकात-ए-नासिरी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना मिन्हाज उस सिराज ने की थी। कारण आर है तबकात-ए-नासिरी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित थी और इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन ए है ए सत्य किंतु आर सत्य। ऑप्शन बी है ए असत्य किंतु आर सत्य। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कराया था, जिसमें सिख गुरुओं, हिंदू भक्ति संतों और सूफी संतों की रचनाएं संकलित थी। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका आदि ग्रंथ में सबसे पुरानी रचनाएं बंगाल के वैष्णव संत जयदेव की है और अंतिम रचनाएं गुरु तेग बहादुर द्वारा की गई हैं। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना। आपको कूट है ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी ना तो एक ना ही 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है केवल 1। 78 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 78 का आंसर आपका हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार से, अगर रिपीट करके आ गए तो रिप्ले कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा क्योंकि वीडियो पर बहुत लेंदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है सरहुल त्योहार किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ठीक है, सरहुल त्योहार किस राज्य का प्रमुख पर्व है? अच्छा, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे बच्चे, उस पर स्टार जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि वो जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे होंगे। ठीक है, 79 है सरहुल त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन बी झारखंड का, ऑप्शन सी ओडिशा का, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल का। ठीक है, आपको बताना है कहाँ का है ये है कहाँ का? झारखंड का। ठीक है, ये है झारखंड का है, सरहुल त्योहार है जो ये झारखंड का है, सबसे प्रमुख त्योहार है। और ये भी बताइए जनजाति जो झारखंड की ट्राइब्स है, ठीक है, कौन सी ट्राइब्स है? मुंडा, ठीक है, मुंडा, हो, ठीक है, हो, उरांव, ठीक है। सरहुल मुख्य रूप से झारखंड राज्य की मुंडा, हो और राव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ये त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलेंगे तो चैत्र में मार्च अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? मार्च अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर का होगा चैत्र में। ठीक है, मार्च अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु के आगमन के, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है उस टाइम पे ये मनाया जाता है। और इसमें बता दें मुख्य रूप से इसमें कई बार पूछा है कि सरहुल त्योहार के दौरान कौन से वृक्ष की फूलों की पूजा की जाती है? तो कौन से वृक्ष के फूलों की पूजा की जाती है? साल। ठीक है, ये साल के जो वृक्ष होते हैं, इनके वृक्ष के
फूलों की पूजा की जाती है सरहुल त्योहार में। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये झारखंड मनाया जाता है। मुंडा हो राव ये जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। बसंत के आगमन के दौरान ही मनाया जाता है, मार्च अप्रैल का टाइम रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, यक्षगान किस राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? ठीक है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी कर्नाटक। ठीक है, तो यक्षगान है ना, ये कर्नाटक में, ये कर्नाटक में लोक नाट्य शैली है, इनकी फोक डांस है। ठीक है, ठीक है, यक्षगान है कर्नाटक की प्राचीन पारंपरिक लोक नाट्य और नृत्य शैली है। ठीक है, ये मुख्यतः मिथकीय कथाओं और पुराणों पर आधारित होती है। ठीक है, विशेषता अगर देखेंगे तो इस शैली में विशेष रूप से महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों की जो कथाएं होती हैं उनको रोचक ढंग से बताया जाता है। ठीक है, और इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो 11वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बस इतना ही सब बहुत है इसमें। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है, थांगटा मणिपुर का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसे हुएन लालोंग भी कहा जाता है। ठीक है, कारण आर है, थांगटा का विकास मणिपुर की मैतेई जनजाति के बीच निरंतर संघर्षों, आपसी द्वंद्वों और विदेशी आक्रमणों से रक्षा के लिए हुआ है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। कूट है ऑप्शन ए सत्य किंतु आर असत्य है, ऑप्शन बी है ए सत्य किंतु आर सत्य, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 81 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि थांगटा है मणिपुर का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, बिल्कुल सही है, जिसे हुएन लालोंग भी कहा जाता है। ठीक है, मार्शल आर्ट की विद्या है। ठीक है, जो मणिपुर की है और कारण की है थांगटा का विकास मणिपुर की मैतेई जनजाति, ठीक है, वहाँ पे कौन सी ट्राइब्स है? मैतेई जनजाति के बीच निरंतर संघर्षों या आपसी द्वंद्व के विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए इसका विकास किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। आंसर 81 का हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य, आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी हो गई इसके राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 82। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा के शासक के दरबारी संगीतकार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किस शासक के दरबारी संगीतकार थे? ऑप्शन ए मुगल बादशाह अकबर, ऑप्शन बी है ग्वालियर के राजा मानसिंह, ऑप्शन सी है मालवा के सुल्तान बाज बहादुर, ऑप्शन डी है मेवाड़ के महाराणा प्रताप। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे ये? ग्वालियर के राजा मानसिंह के। ठीक है, ग्वालियर के राजा मानसिंह के ये दरबारी कवि हुआ करते थे। अच्छा, बैजू बावरा है, इनका नाम वास्तविक नाम इनका बच्चूनाथ या बैजनाथ भी था। ठीक है, बच्चूनाथ, ये क्वेश्चन आ सकता है। बच्चूनाथ, एक मिनट हम अपने पेन को तो सही रख लें, यहाँ पे रख देते हैं। बच्चूनाथ या फिर क्या था? बैजनाथ। ठीक है, ये इनका नाम था। ठीक है, बच्चूनाथ या बैजनाथ इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, मध्यकालीन भारत के समय ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुआ करते थे। ठीक है, ये किसके शिष्य थे? हरिदास के शिष्य थे। स्वामी हरिदास के शिष्य हुआ करते थे ये। हरिदास, स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक है, स्वामी हरिदास। ठीक है, ये स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं ना, इसलिए आर में, इसलिए आप इसे एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। ठीक है, स्वामी हरिदास के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, ये ध्रुपद गायक जो संगीत की एक शैली होती है। ठीक है, ध्रुपद गायक जो संगीत की एक शैली होती है, इसमें इनको एक महारत हासिल थी। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट आपको और समझना है, ठीक है, ये बैजू बावरा थे ना, ठीक है, ये तानसेन अकबर के समकालीन भी थे। ठीक है, बैजू बावरा थे ये तानसेन और अकबर के समकालीन भी थे। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है,
तानसेन और अकबर के समकालीन थे, किंतु वे अकबर के राज दरबार था अकबर का, उससे संबंध नहीं था इनका। ठीक है, ये ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबारी संगीतकार हुआ करते थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, बैजू बाबरा जी। ठीक है, इतना ही बहुत है, एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। 1 मिनट रुकना बच्चे, इरेजर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ऑप्शन बी है राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 83 पे। लुप्त पद के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त पद के लिए सही विकल्प, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का, कि आपको मिसिंग जो नंबर होते हैं, ठीक है, मिसिंग अल्फ़ाबेटिक नंबर है ये। ठीक है, इसमें आपको ज्ञात करना है और इस तरह लगाना, तब इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं। ABC अल्फ़ाबेट दिया गया, उसके बाद 6 है। EFG अल्फ़ाबेट दिया गया, उसके बाद 210 दिया गया, और IJK, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। ABC, इसके अच्छा प्लेस वैल्यू दी गई। A की प्लेस वैल्यू 1 है और B की प्लेस वैल्यू 2 है, और प्लस C की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बच्चे? ठीक है, C की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गई। इनकी दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। वही देखेंगे EFG में। ठीक है, E, F एंड G। ठीक है, EFG का अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे, E की प्लेस वैल्यू 5 है। ठीक है, और वही बात करते हैं अगर F की, तो F की अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 6 है, एंड G की प्लेस वैल्यू 7 है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, 210। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट दिया गया। नेक्स्ट है IJK। ठीक है, IJK प्लेस वैल्यू देखेंगे। I की प्लेस वैल्यू कितनी है? 9 है। ठीक है, प्लेस वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, I की प्लेस वैल्यू कितनी है? 9 है। J की 10 है, एंड K की प्लेस वैल्यू कितनी है? 11 है। ठीक है, कितनी है? 11 है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 990। 990। ठीक है, क्या आ जाएगा? 990। तो आगे आपका 1 मिनट बच्चे, यहाँ पे 990, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 83 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है अनुक्रम, ये भी रीजनिंग का ही है, 84। ठीक है, अनुक्रम Q एंड K, ठीक है, डैश ई में लुप्त अक्षर है। ठीक है, Q एंड K डैश ई में लुप्त अक्षर है। ठीक है, ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी H, ऑप्शन C N, ऑप्शन D L। आपको बताना कौन सा होगा। ठीक है, इसमें अगर बैक में आप चलेंगे अल्फ़ाबेट के, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, या फिर आप इधर से भी चल लेंगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आप देखेंगे E के बाद फिर कौन सा होगा। अगर इधर से देंगे K और N के बीच कितना गैप है। ठीक है, K और N के बीच कितना गैप है देखेंगे। ठीक है, K और N के बीच कितना, ये -3 का हो रहा है। ठीक है, -3 का गैप हो रहा है। -3 है, -3 है और -3 है। ठीक है, माइनस माइनस यानी बैक में आपको जाना है, -3 है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? K -3 N -3 Q। ठीक है, E और अगर -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? E में अगर -3 हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा इधर? ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, हम यहाँ उल्टा चल रहे थे, उल्टा नहीं चलेंगे। अब आपको माइनस में करना है तो K के बाद आपको माइनस जाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 84 का आंसर? H आ जाएगा। ठीक है, हाँ H आ जाएगा यहाँ पे, HIJK। ठीक है, HIJK। ठीक है, ओके। ठीक है, -3 है ना, तो H आ जाएगा। ठीक है, इसमें बैक में जाना, बैक में यानी कि -3 आपका, -3 आप करेंगे अल्फ़ाबेट में। अगर -3 करेंगे किस में? यहाँ पे H पर, तब ये K होगा। ठीक है, इस तरह से आपको चलना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बेलनों यानी कि A तथा B के आधारों के अर्ध व्यास 3, ठीक है, 3 समानुपात 2 के अनुपात में है तथा इसकी ऊंचाइयाँ n/1 के अनुपात में। यदि बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो n का मान आपको ज्ञात करना है। 85 का आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? अगर इसमें सिंपल से जल्दी से करेंगे, क्योंकि रीजनिंग कराते हैं तो बहुत टाइम फिर लग जाता है। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे हम,
4 पाई स्क्वायर एच होता है, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अगर इनके देखें दो बेलन है, इनके आधारों की अगर त्रिज्या है तो R1 R2 है, ठीक है, R1 है और R2 है, ठीक है। अगर इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है, व्यास अर्धव्यास के इनमें पूछा गया है, तो अर्धव्यास अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा पाई R स्क्वायर H1 अपॉन पाई R स्क्वायर H2, ठीक है, क्योंकि इसमें N1 बताया गया इसलिए हम ये लगा रहे हैं। हो जाएगा 3/1, ठीक है, 3/1, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आपका कौन सा निकल के आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 85 का, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 85 का ए, ठीक है, 4/3, ठीक है, 4/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो उधर रखेंगे अगर 3 स्क्वायर n अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3/1, तो यहाँ पे अगर सॉल्व कर देंगे, इधर सिंपल सा यहाँ पे कर लेते हैं, तो आएगा क्या 9n इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू हो गया 12/9, आंसर आपका आ जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3 ये आंसर होगा। इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 है, अंक युग्म समूह को चुने जो अन्य से भिन्न है। आपको इसमें जो अन्य से जो डिफरेंट है उसको आपको चुनना है, ठीक है। एक मिनट, हम मुझे लगता है एक क्वेश्चन कोई गैप हुआ है, था एक क्वेश्चन कोई, चलो अगर गैप हुआ होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है, था ऐसे मुझे लग रहा था कोई क्वेश्चन एक था ऐसा, ठीक है, देखते हैं, ठीक। अंक युग्म है समूह जो अन्य से भिन्न है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ठीक है, 8 25 है, 18 73 है, 22 67 है और 15 46 है। आपको कौन सा बताना है, विषम अन्य से जो भिन्न है वो बताना है, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 हो रहा है, ये सही है, ठीक है। और 12 का करेंगे, 22 का करेंगे, 22 3 जा 66 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 ये भी सही है। 15 का करेंगे, 15 3 जा 45 45 प्लस 1 ये 46, ये भी सही है। और 18 का अगर 3 जा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो ये गलत हो रहा है, यहाँ 73 नहीं आएगा, ठीक है। 18 का जो है ये 73 यहाँ पे नहीं होगा, तो यही है कि 54 होगा, 54 होगा, ठीक है। और प्लस इसमें अगर 1 करेंगे तो 55 आएगा, यहाँ पे 73 यही अलग है, ठीक है, यही ऑड हो गया, यानी कि अन्य यानी कि डिफरेंट पद है और से, ठीक है, भिन्न पद है यानी विषम पद है, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 86 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपको देखना था। 87 है, देखेंगे 86 सब रीजनिंग है। यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत है, ठीक है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, आपको ये बताना है। 87 का आंसर आपको बताना है, ठीक है, कि क्या हो गया। जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि रीजनिंग में बहुत टाइम फिर लग जाता है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है और लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर पे कर लीजिए क्योंकि हम आंसर बताते चले जाएँ सभी के, ठीक है, बहुत जो ज़रूरी है वो हम करा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें, 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ आपको बताना है, ठीक है, यानी कि 10 कलम के विक्रय मूल्य का लाभ बताना है आपको। तो 30 कलमों के बेचने के बाद 10 कलम, तो हाँ 30 कलम बेचने के बाद आप उसको माइनस करेंगे, ठीक है, 10 से, ठीक है। और क्या बताना है, इसका परसेंटेज बताना है, ठीक है, परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 100, अब इसको आप कर लीजिएगा, सब इतना तो आता ही होगा, तो ये होगा 50%, ठीक है, ये आ जाएगा 50%, ठीक है। याद रखें कौन सा है, ऑप्शन बी आ जाएगा शायद, ठीक है, ऑप्शन बी, हाँ ठीक है, शायद नहीं कंफर्म है, ठीक है। 87 का आंसर है आपका बी, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 88। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, ठीक है, तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 का, ये आप लोग एक बार घर पे कर लीजिएगा। 88 का आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है, जो जरूरी है वो
करा देंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम कल बता देंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचेंगे मैम को आ नहीं रहा है इसलिए मैम छोड़ रही हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखिएगा, ठीक है। 88 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कितना होगा? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 89। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। आपको विषम पद चुनना है। ऑप्शन ए है टी बी बी डी ए एक्स सी जेड जे ओ के यू एफ आर एच टी। इसमें कौन सा विषम होगा ये देख लेना है आपको, ठीक है। लगाइए, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका जल्दी से 89 का, ठीक है। टी के बाद बी और डी, इस तरह 2 इसमें बन रहे हैं, +2 का हो रहा है, ठीक है। +2 ठीक है, +2 होगा टी बी बी डी, ठीक है। और उसके बाद जाएंगे जे के ओ पी क्यू, ये तो +1 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं +2 ABC XYZ, +2 ये भी है, ये है TD ठीक है, ये भी +2 है, ठीक है। F वाला RST ये भी +2 है, ओनली ये 6 फिर अलग है, ठीक है। इसमें +1 है, ठीक है। तो अलग इसमें विषम पद कौन सा है? C है, ठीक है। 89 के विषम पद कौन सा हो गया? C हो गया, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 90। विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6, 36, 63 यानी कि 636, 63 के समरूप है। आपको उस अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। ऑप्शन ए में देखना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देख लेते हैं कौन सा होगा। 6, 36, 63, ठीक है। 6, 36, 63, ठीक है। ये 6 है और फिर 6 है, 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36 हो गया, और फिर उसको एक बार आपस में चेंज करके लिख दिया गया, 63 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है 8 का स्क्वायर है, ठीक है। 8 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और इसको फिर एक बार रिवर्स करके इनकी चेंज करके लिख दिया गया 64। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का क्या हो गया? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 91 पे देखेंगे, दो संख्याओं का HCF 25 है तथा उसके LCM के अन्य गुणनखंड 14 और 15 है। संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग आपको बताना है 91 में, ठीक है। दो संख्याओं का HCF कितना है? 25 है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में जल्दी से बता दे रहे हैं, 25 है। दोनों संख्याओं की लसा के जो गुणनखंड बताए गए वो क्या है? 14 और 15 है, ठीक है। पहली संख्या इसकी कौन सी है? 25 है, और प्लस इसकी गुणनखंड पे निकालेंगे तो संख्या पहले निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? ये हो गया 350, ठीक है। 350 हो गया, और दूसरी संख्या पे निकालेंगे 25 है, इसका गुणनखंड क्या था? 15 था, तो दूसरी संख्या यहाँ पे निकल आई कितनी? 375, ठीक है। 375 निकल आई। दोनों संख्याओं को अब योग कर देंगे। अगर दोनों का योग करेंगे 350 + 375, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 725 हो जाएगा, ठीक है। 725, और इसमें यही पूछा गया था, ठीक है। संख्याओं का योग, दो संख्या HCF 25 तथा LCM के अन्य गुणनखंड है इनके, ठीक है। 14, 15 संख्याओं का तो क्या करना था? HCF में जो अन्य गुणनखंड थे उनका मल्टीप्लिकेशन करना था, जिससे आपको संख्याओं का योग निकल आएगा, संख्याएं निकल आएंगी जिससे, सॉरी, और फिर उन संख्याओं का योग कर देना। तो कितना है? 725, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 91 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 92, ठीक है। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए 10 सेकंड में, ऑप्शन बी 11 सेकंड में, ऑप्शन सी 12 में और 12 सेकंड में, ऑप्शन डी है
12 सही 1/2 सेकेंड में, यानी 12 राइट 1/2 सेकेंड में, यानी कि 12 से 1/2 सेकेंड में कर लेगी। ये बताना आपको कितने सेकेंड में कर लेगी। ठीक है, तो आपको देखना क्या है इसमें, एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर जा रही है। अगर समानांतर जाती है तो माइनस करते हैं। ठीक है, अगर रेलगाड़ी समानांतर जाएगी तो हम माइनस करेंगे, और अगर इसके अपोजिट जाएगी तो प्लस होगा। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 140 मीटर है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 140 मीटर। ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चाल की बात करी गई, रेलगाड़ी की चाल है यहाँ पे लंबाई की बात है एल है। ठीक है, और यहाँ पे चाल की बात करी जाए, स्पीड यानी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और रेलगाड़ी की समान दिशा बिल्ली की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखेंगे रेलगाड़ी है जो बिल्ली को पार करने में कितना समय लगाएगी 140। पहले तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, तो पहले 60 माइनस, मैंने कहा था पहले माइनस कर लेंगे क्योंकि समानांतर दिशा में जा रही है। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, हो जाएगा 5/18 से कर देंगे 140, यहाँ पे ले आएंगे इसको 18 को, और यहाँ इसको 60 से 18 माइनस चला गया तो 42 × 5। ठीक है, अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 93 पे। ठीक है, 93 पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 किलोमीटर चलती, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती, उसके बाद उत्तर को मुड़कर 30 मीटर चलती और वहां से अपने घर की तरफ जाती। अब वह किस दिशा में चल रही है, आपको ये निकालना है आपको। ठीक है, तो आइए लगा लेते हैं। ठीक है, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ चलेगी। ठीक है, दक्षिण तरफ चल रही है। ठीक है, यहाँ पे तो कितने किलोमीटर चल रही है, कितने मीटर चल रही है, 50। ठीक है, 50 मीटर चली दक्षिण की तरफ। उसके बाद ये फिर बाएं मुड़ती है, 20 मीटर चलती, बाएं मुड़ी 20 मीटर चली। ठीक है, ये अपने बाएं मुड़ेगी तो यहाँ बाएं से इधर हो जाएगा, ये 20 मीटर चलेगी। ठीक है, ये 20 मीटर चल रही है बाएं तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद उत्तर की तरफ मुड़ेगी और 30 मीटर चलेगी। ठीक है, उत्तर की तरफ चलेगी, 30 मीटर ये चल रही है। ठीक है, 30 मीटर ये उत्तर की तरफ चलती और वहाँ से अपने घर की तरफ जाती। अब इसका घर ये यहाँ से चली थी। ठीक है, यहाँ 1 मिनट बच्चे, यहाँ से चली थी और उसके घर की तरफ जाती है। तो ये पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, अपने घर की तरफ जाती। अब वह किस दिशा में चल रही है, ये कौन सी दिशा होगी, ये तो नॉर्थ हो गई। ठीक है, ये नॉर्थ, ईस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, साउथ हो गई, ये नॉर्थ हो गया। ये कौन को हो गया, ठीक है, नॉर्थ, और ये वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहाँ पे होगा पूर्व, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर या दक्षिण। तो ये कौन सी हो गई, ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम में होगी। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में ये जाएगी। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में जाएगी अपने घर के लिए जाने के लिए। 93 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, 93 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, दिए गए श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद की पहचान कीजिए। 94 है, आपको इसमें लुप्त पद बताना है, यानी कि मिसिंग नंबर बताने हैं। AND COF FPI JQM और नेक्स्ट आपको बताना क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है, जल्दी से लगाइए आप। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या होगा, आंसर क्या है, क्वेश्चन कौन सा, 94। ठीक है, ए के अगर चलेंगे तो ए चलेंगे तो ये 2 हो रहा है, +2 का हो रहा है। ठीक है, +2 हो रहा है। और एन का ओ में चलेंगे तो +2 हो रहा है, MNO +2 हो रहा है।
+2 नहीं हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है, ठीक है, NO +1 हो रहा है, उसके बाद D से ये +2 हो रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर देखना है आपको हो, इसमें ये भी देखेंगे JK, ठीक है, J के बाद +2 कितना आ जाएगा, J के बाद +2 कितना आ जाएगा, आंसर कौन सा था, और सॉरी क्वेश्चन कौन सा था, शायद रॉन्ग कर रहे हैं हम क्या, यहाँ पे देख लेते एक बार बच्चे। +2 हो जाएगा, +1 +2, अच्छा ठीक है, ये बढ़ रहा है इसका, ठीक है, +2 +1, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका +3, ठीक है, +3 हो जाएगा, देखिए C से चलेंगे, F के बाद +3, ये +1 ही रहेगा, और F ये +3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 के बाद अब चलेंगे तो ये, फिर उसके बाद +4 होता है, ठीक है, इधर से जाएंगे F से, J के बाद +4, ये +1 ही रहेगा, और I के बाद ये +4 हो जाएगा, उसके बाद +5 की बात होगी, ठीक है। J के बाद क्या हो जाएगा, J के बाद क्या आएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है, O हो जाएगा, ठीक है, +5, ठीक है, +5 से चलेंगे तो O आ जाएगा, और Q +1 R आएगा, ठीक है, उसके बाद M +5 R आएगा, MNOPQR, ठीक है, ORR, ठीक है, ये हो जाएगा, ORR कहाँ है, ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 95। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5:13 है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, 5:12:13 है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। 95 आंसर है, क्वेश्चन नंबर क्या है 95, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसको उस तरह से निकाल लेना आपको, ठीक है, कि इसको अगर हम इसको भुजाएं मान लेंगे, ठीक है, ये 5x है, ठीक है, 12x है, ठीक है, इसको 13x मान लेंगे, ठीक है, 13x मान लेंगे, और उसमें बताया गया है कि परिमाप 540 मीटर भुजाओं के, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखेंगे इनको अगर हम प्लस कर देंगे सभी भुजाओं का योग, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है, 5x + 12x + 13x = कितना है 540, ये इसका परिमाप है, ठीक है। तो इनका सबको अगर हम प्लस करेंगे तो 30x आ जाएगा, भुजाएं भी निकालना है ना, तो ये आ जाएगा 540, और उसको अब करेंगे x इसका आ जाएगा 18, ठीक है, 18 आ जाएगी, ठीक है, भुजा का परिमाप क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और फिर आपका आएगा 18 आ गया, फिर एक एक भुजा करके आपको निकाल लेनी है, ठीक है, एक एक भुजा करके आपको निकाल लेनी, लंबा हो जाएगा बच्चे वीडियो, इसलिए हम कह रहे थे। 5 को अगर 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90, ठीक है, और 12 में 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216, और उसके बाद 13 में अगर 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 234, ठीक है, 234। अब इसका अगर परिमाप निकालने के लिए आपको कौन सा है, अर्ध परिमाप निकालने के लिए, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, आंसर आपका आएगा। इस तरह से पूरा आगे प्रोसेस होगी, क्योंकि अब जगह भी नहीं बची है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा 9720 मीटर, 9720, ये आंसर आ जाएगा 95 का, ठीक है। 95 का आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा, कल बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। यदि एक राशि 2 वर्ष में, ठीक है, यदि एक राशि 2 वर्ष में 12 से 1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 मिनट बच्चे, एक्चुअली आज चाय नहीं मिल पाई है, ठीक है, तो थोड़ा सा सुस्ती आ रही है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 320 होगा। ठीक है, ये आंसर आप एक बार निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 97। नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें एक को कथन ए था तो दूसरे कारण आर कहा गया। कथन ए, भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दी गई, ठीक है, 97 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दी गई क्षमादान शक्ति के तहत किसी भी अपराध के लिए दया याचिका स्वीकार करने और दंड माफ करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और कारण आर क्या है? अनुच्छेद 72 के तहत यानी 72 के तहत बात कर रहे हैं। आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति केवल नागरिक अपराधों के मामलों में दी गई है, जबकि सैन्य मामलों में यह शक्ति सेना प्रमुख के पास होती है। नीचे दिए का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए दोनों कथन है और कारण सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है दोनों कथन और कारण सही है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी है दोनों कथन और कारण गलत है। 97 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, अगर देखेंगे हम भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, 72 के तहत अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को किसी भी अपराध के लिए जिसमें वो सिद्ध यानी कि दोष सिद्ध हो गया है, यानी दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा करना यानी पार्डन, प्रतिविलंबन, ठीक है, प्रतिविलंबन, रिपीवी और परिहार, रेमिशन, लघुकरण, ठीक है, कम्यूटेशन और विराम रेस्पाइट करने का अधिकार है, ठीक है। यह शक्ति सभी अपराधों में लागू होती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति नागरिक और सैन्य दोनों मामलों में लागू होती है, ठीक है। ये नहीं है कि वो जैसे सैन्य मामलों में नहीं कर पाएगा, ठीक है। सैन्य मामलों जो दंड दिए जाते हैं उसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है, ठीक है, आपको पता होगा कोर्ट मार्शल कहा जाता है, ठीक है। क्षमादान की शक्ति जो 72 में दी गई इसमें कौन कौन सी है? क्षमादान की शक्ति कौन कौन सी? क्षमादान है, पार्डन है, प्रतिविलंबन है, रेपीवी है, परिहार, रेमिशन, लघुकरण, कम्यूटेशन और विराम है, रेस्पाइट है, ठीक है, ये है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? इसमें क्या बताया था? केवल नागरिक अपराधों के मामलों में, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 97 में आपका आर गलत हो जाएगा, तो क्या सही हो जाएगा? आर गलत हो गया तो फिर क्या सही हो गया आपका आंसर? कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है, ये हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 97 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 98। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ सूची सेकंड दी गई, संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ आपको आर्टिकल दिए हैं, उनको आप सम्मिलित करना है, उसके बाद आंसर निकालना है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया किसमें है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है? 54 में। ये सीधे सीधे इसमें सम्मिलित है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, एक मिनट यहाँ थोड़ा स्कैनिंग करने में दिक्कत हो गई। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में के कर्तव्यकार किसमें? अनुच्छेद 65 में, ये भी सम्मिलित है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किसमें, कौन से आर्टिकल से की जाती है? आर्टिकल 352 यानी कि आर्टिकल 352 यानी कि 352। और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट का केस में है, अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। तो आंसर आपका सीधे सीधे है 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन ए है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, ऑप्शन ए में क्या दिया गया? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ठीक है। ऑप्शन बी है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी में राज्य केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए नहीं, ठीक है। अनुच्छेद
डी है अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 की बात हो रही है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। इसमें से बताया कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी 99 का ऑप्शन डी सही है, क्योंकि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये सही। ठीक है, आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल 32 को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 100। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है स्टेटमेंट, राष्ट्रपति को संसद में किसी भी विधेयक को वीटो करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रपति को संविधान द्वारा एक राज्य के राज्यपाल को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। कूट एक है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी 2 और 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो। आपको बताना 100 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, राष्ट्रपति को संसद में किसी भी विधेयक को वीटो करने का पूर्ण अधिकार। ठीक है, ये दिया गया। इसमें शायद सही उत्तर आपको चुनना है। राष्ट्रपति को संसद में किसी विधेयक को वीटो करने का पूर्ण अधिकार है। ये तो नहीं है इसमें, ये तो मुझे गलत लग रहा है। राष्ट्रपति संसद में किसी भी विधेयक को वीटो करने का पूर्ण अधिकार तो कहाँ से है? ये तो गलत लग रहा है। सेकंड है राष्ट्रपति को संविधान द्वारा एक राज्य के राज्यपाल को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति दी गई है। ये सही है। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद अगर 155 और 156 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया। ये सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर रॉन्ग फर्स्ट हो गया तो ऑप्शन केवल 2 सही हुआ ना, ऑप्शन केवल 2 सही हुआ ना, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, सही तो है यार, 100 का ऑप्शन बी। ठीक है, 100 का ऑप्शन बी हो गया, सही है। ठीक है, मैं सोचूं कहीं है इसमें कई जगह पे आंसर गलत देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो गया तो सेकंड सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। रीजन क्या है? अगर बात करी जाए राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो अधिकार होते हैं। एक तो आंतरिक वीटो होता है, निलंबनकारी वीटो होता है और पॉकेट वीटो होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को सभी विधेयक पर वीटो करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? कि अगर आप देखेंगे उदाहरण से संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, इसके संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक होता है, इसके संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है, इसलिए वो सभी वीटो पर क्या वीटो नहीं कर सकता, सभी विधेयक पर। ठीक है, वीटो नहीं कर सकता है। और बात अगर सेकंड स्टेटमेंट की करी जाए तो देखेंगे कि आर्टिकल 155 और 156 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी दोनों कर सकते हैं। लेकिन विपिन चंद्र सिंघल मामले में देखेंगे, जो 2010 में जो केस था, विपिन चंद्र सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल को बिना कारण बताए हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, बिना कारण बताए हटाया जा सकता है, लेकिन क्या है, यह निर्णय मनमाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आपका मन किया तो आप हटा दिए। ठीक है, कारण तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, कि आप राज्यपाल को बिना कारण बताए हटा सकते हैं, लेकिन यह निर्णय मनमाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ये बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 108। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही की सहायता सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट है, संविधान की अनुसूचियां दी गई, एक तरफ विवरण दिए गए हैं। ठीक है, एक तृतीय अनुसूची, चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, नवीं अनुसूची, इनको मिलाना है इनके उससे, और फिर आंसर आपको देना है। ठीक है, विवरण से मिलाना है, दिए गए हैं जो, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, जो तृतीय अनुसूची है, थर्ड शेड्यूल है। ठीक है, वो शपथ और प्रतिज्ञान से है। ठीक है, ओथ से संबंधित है,
शपथ और प्रतिज्ञान से, बिल्कुल सही है, सम्मिलित है। और चौथी अनुसूची है जो 4th शेड्यूल है, राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन के लिए है, बिल्कुल सही है, ठीक है। छठी जो अनुसूची है यानी कि 6th शेड्यूल है, ये पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स का प्रशासन की बात करी गई, ये बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची की बात जो करी है, कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाई गई थी, ये कानून 9th शेड्यूल, ये भी सम्मिलित है। तो आपका 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी शेड्यूल्स बाकी सबको याद होगा ही, ठीक है। 102 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, संसद के पास संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की असीमित शक्ति है। अच्छा, ऐसा कहाँ पे लिखा भाई? सेकंड है, कुछ संशोधन केवल संसद की विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि कुछ को राज्यों की मंजूरी की भी आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। थर्ड है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। फोर्थ है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले 1973 में मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्थापित किया, जिससे संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है बताना आपको, नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है 1 और 3 केवल, बी है 2 और 4, सी है 1, 2 और 3 और डी है 2, 3 और 4 केवल ओनली, ठीक है, 2 और 3, 4 ओनली, ठीक है। बताइए कौन सा होगा 102 का आंसर? एक मिनट रुकिए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। संसद के पास संविधान के किसी विभाग को संशोधित करने की असीमित शक्ति, गलत, ठीक है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है, ठीक है, सीमित असीमित नहीं है, ठीक है। दूसरा, कुछ संशोधन केवल संसद की विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि कुछ को राज्यों की मंजूरी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चे, एक मिनट लेट हो गए थे कि एक्चुअली कॉल आ रहा था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अच्छा, कहाँ हम पढ़ा रहे थे? हाँ, कुछ संशोधन केवल संसद की विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि कुछ को राज्यों की मंजूरी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, ये सही है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, संसद क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करे, ठीक है। ये किसमें? गोलकनाथ मामले 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाई थी, लेकिन केशवानंद भारती मामले में 1973 में यह स्पष्ट किया है कि संशोधन संभव है, लेकिन यदि मूल संरचना यानी कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित नहीं करना है, ठीक है, कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती, ये कहा गया है, ठीक है। तो 102 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 शायद सही उत्तर चयनित, ठीक है। संशोधन का कोई अधिकार नहीं, उसमें एक आपका लगाया हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती 19 मूल संरचना सिद्धांत का स्थापित किया, जिससे संविधान मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, ये सही है।
ठीक है, तो आंसर आपका 182 का क्या हो गया? ठीक है, डी ऑप्शन हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 103, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है, भारत का मुख्य चुनाव आयोग राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति के बिना किसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी है, चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें निरस्त करने की शक्ति है। तो ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन पर कानूनों की वैधता की जांच करने से रोका जा सकता है, यानी कि रोकता है। ऑप्शन डी है, चुनाव आयोग भारत में सभी संवैधानिक और विधायी निकायों के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही, नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन है केवल ए और बी, ऑप्शन बी है केवल बी और सी, ऑप्शन सी है केवल बी, सी और डी, केवल ए, बी और सी ऑप्शन डी में दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर है। 103। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, सेम वही तरह होती है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, और दूसरा है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको राष्ट्रपति केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकते हैं, ना कि सीधे। इसलिए इसमें लिखा है, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है डायरेक्ट हटा सकते, नहीं, सीधे नहीं हटा सकते, उनको उसकी सिफारिश की जरूरत होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बी बिल्कुल सही है कि मुख्य चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें निरस्त करने की शक्ति बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दिया गया था? सी था, ये भी सही था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन पर कानूनों की वैधता की जांच करने से रोकता है, ये भी सही है। डी में क्या दिया गया था? ये अच्छा रॉन्ग था। चुनाव आयोग भारत में सभी संवैधानिक और विधायी निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। सभी प्रकार के विधायी और संवैधानिक ये चुनाव नहीं कराता। ठीक है, ठीक है, चुनाव जो आयोग होता है राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें निरस्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही। अगर देखेंगे अनुच्छेद 329 के तहत संसद द्वारा बनाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, ठीक है, डेलिमिटेशन और सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंध करता है। ठीक है, ये याद रखना है, आर्टिकल 329A। ठीक है, और आर्टिकल 329B कहता है कि चुनाव याचिकाओं को छोड़कर अन्य किसी भी रूप में चुनाव प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है, और चुनाव, ये आपका स्टेटमेंट था कि चुनाव आयोग भारत के सभी संवैधानिक और विधायी निकायों के चुनाव कराने के उत्तरदायी है, क्योंकि ये गलत क्यों हो जाएगा कि चुनाव आयोग है केवल संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजित कराता है, लेकिन अन्य निकाय जैसे पंचायत और नगर निकाय ये सबके चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है, ना कि भारत के चुनाव आयोग कराता है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बारीकी से पढ़ना बच्चे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग भारत सरकार के सभी वित्तीय लेन देन का ऑडिट करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों की सभी प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं। ठीक है, कारण आर है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने के लिए पात्र होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, अभिकथन है, भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग भारत सरकार के सभी वित्तीय लेन देन का ऑडिट करता है, जिसमें केंद्र राज्यों की सभी प्राप्तियां और व्यय शामिल है, ये बिल्कुल सही है। कारण और क्या दिया गया है? कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात की गई है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही, और वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने के लिए पात्र होता है, गलत है। ठीक है, क्योंकि वो सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ए सही लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की बात की गई है। केंद्र और राज्यों की सभी जो प्राप्तियां होती हैं
और व्यय होते हैं उनका ऑडिट करता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों की सभी प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं, जिसमें केंद्र भी होते हैं और राज्य भी होते हैं। कैग संविधान के अनुच्छेद 148 आपको पता है। ठीक है, 148 से 151 के तहत यानी 151 के तहत स्थापित है। ठीक है, 148 में क्या है, कैग की परिभाषा वगैरह दी गई है। हमारा यानी कि क्या है, कैग के बारे में एक कैग होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इस बारे में बताया गया है। ठीक है, 148 में 148 से लेकर 151 तक है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है, लेकिन यह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने के लिए अयोग्य होता है। ठीक है, योग्य नहीं होता है, क्योंकि ये अगर सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है, तो ये फिर कोई भी पोस्ट के लिए अयोग्य माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है प्रधानमंत्री, फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसकी संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 75 में वर्णित है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके राष्ट्रपति के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। ठीक है, थर्ड है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन 4 है, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट है, यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो पूरा मंत्रिमंडल स्वतः ही भंग हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना। ऑप्शन ए 1 और 3 केवल, ऑप्शन बी 1, 3 और 4 केवल, ऑप्शन सी 2 और 3 केवल, और डी है 1, 2, 3 और 4। आपको बताना है इसमें क्या है, सही कथन आपको चुनना है, कौन से कथन सही है, क्योंकि ये देखना होता है कि कहीं नहीं ना पूछा हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसकी संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 75 में वर्णित है। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये और सेकंड में दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति के निर्देशानुसार कार्य करता है, ये नहीं है, ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति जो निर्देश दे वो काम करे। नेक्स्ट थर्ड में देखें, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है, मंत्रिपरिषद का ये प्रमुख होता है पीएम, और वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को अगर भंग करना है तो वो सिफारिश करेगा, तब राष्ट्रपति उसकी सिफारिश के अकॉर्डिंग लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है, यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो पूरा मंत्रिमंडल स्वतः ही भंग हो जाता है, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने के कारण मंत्रिमंडल जो है स्वतः ही भंग हो जाता है। ठीक, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग था, 1, 3, 4 राइट है, 1, 3 एंड 4 राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड 106 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आर्टिकल दिए गए हैं और एक तरफ उसके विवरण दिया गया, आपको उसका मैच करना है। आर्टिकल अनुच्छेद 280 में दिया गया है, क्या दिया गया, संविधान संशोधन प्रक्रिया की धर्मदेख परिभाषा की भारत के वित्त आयोग का गठन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है। आपको बताना क्या है, सबसे पहले हम देखते थे अनुच्छेद 368 में यानी कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, बी का तो फर्स्ट हो गया। और अनुच्छेद 76 में क्या, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है, तो सी का क्या हो गया, सी का 4 हो गया। ठीक है, और अनुच्छेद 110 में क्या, धन विधेयक की परिभाषा है, ये तो सबको पता है। ठीक है, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, तो ये का डी का 2 हो गया। और ए का फिर क्या बचा है, ठीक है, भारत के वित्त आयोग का गठन किसमें है, 280 में है। ठीक है, ए का क्या है, थर्ड है। 3142 किसमें है, 3142 ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 107। राज्यसभा के उपसभापति अपने पद से किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति अपने पद से किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दे सकते हैं। 107। ठीक है, यदि वे राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, यदि वे राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में इस्तीफा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है, यदि उन्हें राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी, वह अपना त्यागपत्र उपयुक्त सभी कारणों से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 108। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद
360 भारत में व्यक्ति आपातकाल लगाने का प्रावधान करता है। ठीक है, कारण और क्या है, व्यक्ति आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है और राष्ट्रपति को सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का अधिकार होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। आपने इमरजेंसी सुधारी पढ़ी हुई होगी। ठीक है, ऑप्शन ए है दोनों ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी है दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए है, सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। 108 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये दोनों ही सही है कि ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में सही हैं? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया था। ऑप्शन और थर्ड स्टेटमेंट है संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और फोर्थ स्टेटमेंट है संविधान सभा को मूल रूप से भारत के नए संविधान को बनाने और लागू करने की शक्ति ब्रिटिश संसद से प्राप्त हुई थी। बताइए कौन से आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना 1946 के तहत किया गया था। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और 6 और सदस्य थे, टोटल मिला के 7 सदस्य थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के। और बात करते हैं फोर्थ की संविधान सभा को मूल रूप से भारत के नए संविधान को बनाने और लागू करने की शक्ति ब्रिटिश संसद से प्राप्त हुई थी, ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कौन सा? इसमें दिया गया है कि ब्रिटिश संसद से प्राप्त हुई थी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 के तहत अगर बात करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित संविधान ने ये संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने और लागू करने की पूरी स्वतंत्रता दी थी, ना कि उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश संसद से हमें शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, पूरी तरह से ये स्वतंत्रता अपना संविधान बनाने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 110 पे। 110 हम देखते हैं, भारत में पहली बार कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? ठीक है, ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 110 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 110 का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में पहली बार कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे अंडरलाइन करेंगे। संवैधानिक प्रावधान है, एक तरफ आर्टिकल्स दिए गए हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति किसमें है? अभी जैसे बताए थे 72 में, बिल्कुल सही में है। पार्डन शक्ति किसमें है? 72 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में, एब्सोल्यूट करेक्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किसमें है? ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किसमें है? ठीक है, ये तो गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया सी। और राजसूचिक विषयों पर संसद की विधायी शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 249 में। इसमें अच्छा यही रॉन्ग बताना था। ठीक है, ये इसका सी ही रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें 165 में क्या है? 165 में क्या है? भारतीय संविधान के तहत राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में बात की, उनकी कार्य शक्तियों से संबंधित है आर्टिकल 165। ठीक है, ना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया 111 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 112, मानव कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन। ठीक है, मानव कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है? ठीक है, ऑप्शन ए है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी मधुमेह है, ऑप्शन सी
हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन डी है कैंसर। ऑब्वियस को पता है अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल क्या कहलाता है, कैंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 113 पे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनकी संयोजकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है सल्फर, सेकंड है फ्लोरीन, थर्ड है एल्यूमिनियम और फोर्थ है सिलिकॉन। इनकी संयोजकता के अकॉर्डिंग इनको आपको अरेंज करना है। 113 का आंसर क्या हो जाएगा, ओके 113 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, पहले आएगा क्या आएगा, फ्लोरीन है, फिर उसके बाद सल्फर है, उसके बाद थर्ड एल्यूमिनियम है, लास्ट में है सिलिकॉन। ठीक है, लास्ट में है सिलिकॉन, याद रखना है। 113 का आंसर डी है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 114। बेंजीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट है बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु और 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, और बेंजीन अणु में कुल 12 सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं। ठीक है, नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चयन कीजिए। कूट फर्स्ट है ए केवल ए, बी है ना तो एक ना ही 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है केवल 2। 114 का आंसर क्या हो जाएगा, 114 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु और 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। और बेंजीन अणु में कुल 12 सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये गलत है। बेंजीन में एक हाइड्रोजन है जिसका सूत्र C6H6 होता है, ये आपको पता है क्या होता है, C6H6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती जो बंध कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसे इस फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। बेंजीन में 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध होते हैं। बेंजीन अणु में कुल 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध होते हैं, ना कि 2। इसमें 2 दिए गए हैं, इसमें कितने हैं, 3 पाई बंध होते हैं। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है। निम्नलिखित प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी घटनाओं को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है प्रकाश ऊर्जा अवशोषण, सेकंड है कार्बन स्थिरीकरण, थर्ड है एटीपी और NADPH निर्माण और फोर्थ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। नीचे दिए गुण की सहायता से सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, और आपको बताना आंसर क्या हो जाएगा 115 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले आएगा प्रकाश ऊर्जा शोषण, फिर फोर्थ आएगा ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और थर्ड पे फिर आएगा ATP और NADPH निर्माण और लास्ट में कार्बन स्थिरीकरण हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, कार्बन स्थिरीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 116 आंसर है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है ऊंचाई पर स्थित पतले मेघ पृथ्वी की सतह को गर्म करने में सहायक होते हैं। ठीक है, कारण है ये बादल पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को रोककर पुनः पृथ्वी को लौटा देते हैं, बिल्कुल सही। नीचे दिए कुट की सहायता सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए है ए सत्य किंतु आर असत्य किंतु आर सत्य। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य तथा आर की सही व्याख्या करते। ऑप्शन सी है ए सत्य किंतु आर असत्य। ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों सत्य किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। 116 का आंसर क्या हो जाएगा, 116 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सत्य तथा आर का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 117। जलीय पारिस्थितिक, ठीक है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र से भिन्न होने का कारण है। यह जलीय उत्पादन का जीवन काल बहुत छोटा होता है। ऑप्शन बी जलीय पर्यावरण में ऊर्जा प्रवाह सीधा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी अपघटन प्रक्रिया धीमी होती है। ऑप्शन डी समुद्र में ऊर्जा का अधिक मात्रा में संरक्षित होता है। आपको पता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र से भिन्न होता है, क्यों। 117 का आंसर बताए, वाई। आंसर क्या हो जाएगा, ए, जलीय उत्पादन का जीवन काल बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसलिए इनका जो जैव भार का पिरामिड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैव भार का जो पिरामिड होता है वो डिफरेंट होता है। 117 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान निम्नलिखित माध्यमों से ध्वनि की चाल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। ये PCS के फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट है वायु, सेकंड है समुद्री जल,
थर्ड है एल्यूमिनियम, लास्ट में हाइड्रोजन। इसी तरह कूट का प्रयोग का सही उत्तर को आपको चुनना है। ठीक है, 118 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सा? एल्यूमिनियम आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम आएगा, बिल्कुल सही है। 118 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट पे आएगा वायु, एयर में है, फिर किस में है? हाइड्रोजन में है, फिर समुद्री जल और लास्ट में एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा बढ़ते क्रम में था एल्यूमिनियम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगावाट, फर्स्ट स्टेटमेंट है मेगावाट विद्युत शक्ति के मापन की इकाई है। सेकंड स्टेटमेंट है 1 मेगावाट 10⁵ वाट के बराबर होता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना। कूट है ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 1, सी ना तो 1 ना ही 2, डी है केवल 2। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल 1 कि मेगावाट विद्युत शक्ति की मापन इकाई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेगावाट विद्युत शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। और इसमें दिया गया कि 1 मेगावाट 10⁵ वाट के बराबर होता है। ठीक है, जो गलत है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट के 6 मिलियन वाट के बराबर होता है, ना कि 10⁵ के वाट के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 क्वेश्चन नंबर 120, यदि किसी लेंस की फोकल लंबाई f = +0.25 मीटर हो तो इसकी क्षमता होगी। इसकी क्षमता क्या होगी? 120 के आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3D, ऑप्शन बी 4D, ऑप्शन सी 5D, ऑप्शन डी है 6D। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा 4D। क्षमता क्या होगी इसकी? 4D होगी। अगर लेंस की क्षमता है P = 1/f, ठीक है, P = 1/f, तो P = इसका क्या दिया गया है? 1/0.25। ठीक है, 0.25। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या है? 4D है, तो लेंस क्या होगा? लेंस की क्षमता धनात्मक है, तथा लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। 121 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अनिषेक फलन, ठीक है, पार्थेनोग्राफी को प्रेरित करता है? ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी एब्सिक एसिड, ऑप्शन डी एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। ठीक है, कौन सा है? साइटोकाइनिन या ऑक्सिन है, एब्सिक एसिड है या एथिलीन? कौन सा होगा 121 का आंसर? 121 का ऑप्शन है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 122 पे। उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है उर्वरक एक प्रकार के कार्बनिक लवण होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट प्रकृतिक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन चाहिए? नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, बी है केवल 2, सी है केवल 1, डी ना तो 1 ना ही 2। 122 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2। ठीक है, केवल 2 है कि उर्वरक एक प्रकार के क्या है? उर्वरक अकार्बनिक है, ना कि कार्बनिक लवण है। ठीक है, उर्वरक अकार्बनिक यानी अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड आदि इसमें पाए जाते हैं। तथा कार्बनिक में अगर देखेंगे तो यूरिया, बोन मील, कंपोस्ट आदि होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं उर्वरक, एक प्रकार कार्बनिक लवण के लिए नहीं होते। और रासायनिक उर्वरक जैसे होते हैं उनकी प्राकृतिक खाद से बनाया जाता है। प्राकृतिक खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, अगर देखेंगे रासायनिक उर्वरकों की उपेक्षा में अगर हम देखेंगे जो प्राकृतिक खाद होते हैं, नेचुरल जो खाद होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें ह्यूमस को प्रचुर मात्रा में, ह्यूमस से जो प्रचुर मात्रा में इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 122 का आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है। ऑप्शन और सेकंड स्टेटमेंट आपका है यह प्रक्रिया जलाशय में शैवाल और पौधों की वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है आपको। कूट है ऑप्शन ए ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है केवल 2। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 123 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों हैं। ठीक है,
बोथ आर करेक्ट, क्योंकि यूट्यूबिफिकेशन की प्रक्रिया जो होती है इससे जलाशय में पोषक तत्व बढ़ते हैं, ठीक है, और यह प्रक्रिया जलाशय में शैवाल और पौधों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 124। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और कांच के प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 2 × ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और चाल में इसकी क्या है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, आपको बताना है, ठीक है। 124 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 124 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, ठीक है। अपवर्तनांक का सूत्र का आपका फॉर्मूला है n = c/v, ठीक है, n = c/v, ठीक है। कितना हो जाएगा? n कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ एंड v है 2 × 10⁸, तो ये तो कट गया है, ठीक है। उसमें करें तो आ जाएगा आपका 1.5, ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 125। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता सही उत्तर चुनना। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड, शाखाएं दी गई, एक तरफ उत्पाद दिए गए, एविकल्चर, पिशिकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटिकल्चर, ठीक है, एक तरफ ये आपको दिए गए, इसको आपको सुमेलित करना है। आइए कर लेते हैं सुमेलित। 125, ठीक है। एविकल्चर क्या है? एविकल्चर क्या है? पक्षी पालन, ठीक है। एविकल्चर क्या है? पक्षी पालन, विशेष रूप से घरेलू और सजावटी पक्षियों का पालन पोषण होता है, उसे बोलते हैं एविकल्चर, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है, पक्षी पालन। पिशिकल्चर क्या है? पिशिकल्चर जो होता है उसे मछली पालन कहते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मछली पालन कहते हैं, पिशिकल्चर, ठीक है। सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर होता है, ठीक है, सिल्वीकल्चर होता है जिसमें वनों के संरक्षण के लिए वृक्षों की खेती की जाती है, वृक्षों का संरक्षण दिया जाता है, सिल्वीकल्चर यानी वन संवर्धन, ठीक है, वनों के रक्षण के लिए, रक्षा के लिए। विटिकल्चर क्या होता है? विटिकल्चर है अंगूर के उत्पादन के लिए, यानी अंगूर की खेती करना। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए का फर्स्ट हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। 1324, 1324, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 126 है, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का आंशिक यानी आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और कारण आर है इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अभिकथन है ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और कारण आ रहा है इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए गलत किंतु आर सही। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी ए सही किंतु आर गलत। 126 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, साफ है, ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है, ए गलत है। ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण नहीं होता है और ए सही है, ओह सॉरी, ए गलत है किंतु आर सही है। 126 का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ना कि आंशिक, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं आंशिक ऑक्सीकरण होता है, बल्कि पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, पूर्ण यानी पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया, ठीक है, ना कि आंशिक। और लेकिन ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 127 है, एक 220 वोल्ट के स्रोत से 100 वाट का विद्युत बल्ब प्रकाशमान हो रहा है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें, ठीक है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें।
क्वेश्चन नंबर कितना है 127, ऑप्शन हो गया आपका ए। एक मिनट यार, पता नहीं कितने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। एक 220 वोल्ट के स्रोत के ठीक है। बल्ब की शक्ति P इक्वल टू कितनी 100 वॉट है, 100 वॉट है, ठीक है। और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज की बात करी 220 वोल्टेज है, ठीक है। अगर विद्युत धारा इनकी निकालने के लिए अगर हम फॉर्मूला देखेंगे P इक्वल टू VR, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I बराबर P अपॉन V हो जाएगा 100/200, या आंसर आ जाएगा आपका 0.454 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 128 पर। निम्न के कथनों पर विचार करना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट हाइड्रा में श्वसन विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और सेकंड है स्टेटमेंट तिलचट्टा त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, नीचे दिए कूट से संयुक्त चुनना। कूट फर्स्ट है ए, एक और दो दोनों, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और डी ना तो 1 ना ही 2। 128 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 127 का ए है, 128 का आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा, केवल ए, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। केवल सी आंसर इसका हो जाएगा। 128 का आंसर आपको बताना था। एक मिनट, ठीक है। ये बता रहे थे कि हम तिलचट्टा जो है त्वचा के माध्यम से श्वसन नहीं करता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा, हो जाएगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड ब्रेक ले रहे हैं, 1 सेकंड बस ब्रेक। नेक्स्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 129, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 129। निम्नलिखित में से किस अयस्क से चांदी की प्राप्ति की जाती है, यानी कि चांदी प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट से, ऑप्शन बी बॉक्साइट से, ऑप्शन सी अर्जेंटाइन से, अर्जेंटाइट से, या ऑप्शन डी है पिच ब्लेंड से। किससे किया जाता है, यानी कि सिल्वर की प्राप्ति किस अयस्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किससे किया जाता है, अर्जेंटाइट से, अर्जेंटाइट से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 130, क्वेश्चन नंबर है 130। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। अभिकथन ए है बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न होती है और इसका मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है। कारण आर है बायोगैस का उत्पादन जीवाणुओं द्वारा किए गए वायवीय अपघटन की प्रक्रिया के कारण होता है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। 130 का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न होती है और इसका मुख्य घटक मीथेन है, बिल्कुल सही है। कारण आर बताएगा बायोगैस का उत्पादन जीवाणुओं द्वारा किए गए वायवीय अपघटन की प्रक्रिया के कारण होता है, ये गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सही है किंतु आर इसका गलत है, राइट आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 131 पर। त्रिक बिंदु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है त्रिक बिंदु वह विशिष्ट तापमान और दाब है जहां किसी शुद्ध पदार्थ की ठोस, द्रव और वाष्प तीनों अवस्थाएं एक साथ स्थिर साम्यावस्था में रहती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका इस बिंदु पर ताप दाब में किसी भी परिवर्तन से सह अस्तित्व नहीं टूटता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। है 131 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। केवल एक स्टेटमेंट सही है,
क्योंकि इसमें बताया गया है इस बिंदु पर ताप दाब किसी परिवर्तन से सहस्त्र नहीं टूटता है। ये रॉन्ग है स्टेटमेंट 131 का, ठीक है। और यह है त्रिक बिंदु एक विशिष्ट तापमान और दाब है जहाँ किसी शुद्ध पदार्थ की ठोस, द्रव और वाष्प तीन अवस्थाएं एक साथ स्थिर साम्यावस्था में रहती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से कराते हैं क्योंकि वीडियो पर बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 132, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। उपकरण एक तरफ प्रयोग दिए गए, आपको उसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 132 गैल्वेनोमीटर है, विद्युत धारा मापी यंत्र है। ऑप्शन बी है जायरोस्कोप है, कोणीय वेग मापन यंत्र है। ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ है, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। ऑप्शन डी लक्समीटर है, द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। 132 का देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 132 का आंसर हो जाएगा डी, कौन सा सुमेलित नहीं है, लक्समीटर इसमें दिया गया, लैक्सोमीटर है शायद, ठीक है। मैं मिट गया है, लैक्सोमीटर है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने वाला उपकरण है, ठीक है। कौन सा प्रकाश की तीव्रता मापता है, ना कि द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन मापता है, ठीक है। और इसके द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है, ये पिक्नोमीटर है, पिक्नोमीटर, ठीक, ये पिक्नोमीटर है। और लक्समीटर क्या मापता है, ये प्रकाश की तीव्रता मापता है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता, एक मिनट, प्रकाश की तीव्रता मापता है, ठीक है, ये लक्समीटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 133, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, अभ्यारण्य दिया गया, एक तरफ वनजीव दिया गया है, आपको सुमेलित करना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कांजीरंगा, फिर बांदीपुर है, फिर काजीरंगा, फिर सुंदरबन, सिमलीपाल है। इसमें कौन से जीव पाए जाते हैं, इसको आपको मैच करना है। ए का फर्स्ट देखते हैं, बांदीपुर में क्या है, बांदीपुर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं, ए का फर्स्ट है, बांदीपुर है, बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। काजीरंगा है, एकल सिंह गैंडा अभ्यारण्य है, ठीक है। और सुंदरबन है जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य है। और सिमलीपाल जो उड़ीसा में हाथी अभ्यारण्य है। ये कहाँ पे, ये सारे अभ्यारण्य कहाँ पे हैं, काजीरंगा कहाँ पे है बताइएगा, सुंदरबन कहाँ है, सिमलीपाल कहाँ है और बांदीपुर कहाँ है, ठीक है। ये सभी इसके कमेंट करके हमें ऑफलाइन जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। 133 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है, नाना साहब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट है, नाना साहब 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोही सेना के नेता थे और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, नाना साहब ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुद को बहादुर शाह जफर के अधीन घोषित किया और स्वाधीनता संघर्ष को आगे बढ़ाने का कार्य किया। दिए गए कूट से सही उत्तर चुना है। कूट है, ए है 1 और 2 दोनों सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है केवल 1 सही है, डी है ना तो 1 ना ही 2 ही सही है। 134 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 135 है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, गोरखपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, गोरखनाथ मंदिर गुरु गोरखनाथ को समर्पित है, ठीक। सेकंड है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये पहले था अब नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। गोरखनाथ मंदिर है जो गोरखपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, और ये गोरखनाथ को समर्पित है। ठीक है, और अभी बताएंगे जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था विश्व का पहले था, ये विश्व का प्रथम लंबा रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब कौन सा है, हुबली रेलवे जंक्शन है जो प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है, हुबली, ये अभी जस्ट हुआ था, इसे गिनीज बुक में नामित भी किया गया है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 135 का आंसर क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो ओनली 1 किस में है, सी में, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। 135 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 136, ठीक है। 136 में देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों स्थान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
ठीक है, संस्थान है, एक तरफ स्थान है, आपको देखना कौन सा एक सुमेलित नहीं। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान झांसी नहीं है। ठीक है, झांसी कहाँ नहीं है, ये कौन सा, यही तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो गया। ये कहाँ पे है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में, ठीक है, सही है। यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में। लेकिन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में, ना कि झांसी में। ठीक है, ये वाराणसी में है, झांसी में नहीं है। ठीक है, इसलिए यही रॉन्ग हो गया था। आंसर आपका डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 137 है, क्वेश्चन नंबर 137 है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत 10 संरक्षक गृहों का निर्माण एवं संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रत्येक संरक्षक गृह की क्षमता 100 बच्चों की होगी। सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, बी है केवल 2, सी है केवल 1, डी है ना तो 1 ना ही 2। 137 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। उत्तर प्रदेश में 3 जूट मिले हैं, जिनमें से 2 कानपुर में है और 1 सहजनवा यानी कि गोरखपुर में स्थित है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर चूड़ियां बनाने हेतु विश्वविख्यात है। नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर आपको चुनना है। कूट है 1 और ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, डी है ना तो 1 ना ही 2। 138 का आंसर क्या हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही कि उत्तर प्रदेश में 3 जूट मिले हैं, 2 कानपुर में है और 1 सहजनवा यानी कि गोरखपुर में है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद नगर जो चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो इसके दोनों ही करेक्ट थे, इसलिए आंसर आपका ए आंसर इसका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। ठीक है, 139 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों द्वारा किया जाता है और श्री कृष्ण को जो समर्पित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों द्वारा किया जाता है और श्री कृष्ण को समर्पित है। ऑप्शन ए है धीवर राग, ऑप्शन बी है नटवरी नृत्य, ऑप्शन सी कार्तिक गीत नृत्य, ऑप्शन डी शायरा नृत्य। कौन सा हो जाएगा, शायरा नृत्य कौन सा हो जाएगा 139 का आंसर। ठीक है, कौन सा है, नटवरी नृत्य। ठीक है, नटवरी नृत्य है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीर जाति जो होती है, अहीर कास्ट के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित है और अगर इसे मुख्य रूप से देखें तो जन्माष्टमी या होली के अवसर पर इसे किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यूपीजीके का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे 140 और यह आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बटेश्वर मेला दीपावली से पूर्व आयोजित किया जाता है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह मेला मुख्य रूप से गंगा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, कौन सा आंसर इसका हो गया, क्योंकि बटेश्वर मेला दीपावली से पूर्व आयोजित किया जाता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। ठीक है, जब आगरा में लगेगा तो वहाँ पे ऑब्वियस है कौन सी नदी है, यमुना नदी है। ठीक है, तो फिर ये गंगा नदी का ऑप्शन आता ही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यह मेला मुख्य रूप से कहाँ, यमुना नदी के किनारे लगता है, ना कि गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया फिर, फर्स्ट का आंसर हो गया। अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो फर्स्ट ओनली सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी क्या इसका हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 140 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पूरे 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जीएस के। ठीक है, जीएस के पूरे 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब कल हम हिंदी की क्लास लेके आएंगे, जिसमें बाकी जो 60 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इस तरह से अपना दूसरा जो टेस्ट है, घटना चक्र का दूसरा टेस्ट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे तीसरे टेस्ट पर। इसमें 5 टेस्ट दिए गए हैं घटना चक्र के, तो पाँचों टेस्ट करा देंगे। ठीक है, बहुत मेहनत से पीपीटी बनती है और बहुत मेहनत से हम पढ़ाते भी हैं। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइएगा
कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और जिस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, वो क्वेश्चन हम दोबारा बताएंगे। वो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो भी बताइएगा। 2 क्वेश्चन हमने रीजनिंग आपको घर से लगाने के लिए दिए हैं, वो आप लगा के आइएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, वो हम कल आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी हमने रीजनिंग के क्वेश्चन सारे बता दिए। बहुत ज़्यादा लेंथी होने के कारण वो मैंने घर से बोल दिया, आपको आंसर मैंने बता ही दिया था, और फॉर्मूला भी आपको बता दिया किस तरह से वो करने हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को ऐड कीजिए, लोगों को जोड़िए। जितने ज़्यादा बच्चे देखते हैं टीचर का मनोबल उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लास में एक बच्चा पढ़ता है तो टीचर का काम पढ़ाना तो वो पढ़ाएगा, लेकिन अगर उसी जगह पर अगर 100 बच्चे बैठे हों तो उसका मन और भी लगेगा पढ़ाने में, ठीक। उसी तरह मेरा भी है कि अगर आप जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए, ठीक है। इसके जस्ट बाद अगर हम ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगी घटना चक्र की, इसके जस्ट बाद हम ईयरली आई है अभी ये दृष्टि, ठीक है। आई दृष्टि आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, घटना चक्र की ईयरली आती है जिसमें पूरी समसामयिकी करंट अफेयर दिया रहता है, ठीक है। वो पूरा हम कंप्लीट करा देंगे, जिसको इम्पोर्टेंट जो रहेगा, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता रहता है कि इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस जिसको रहेगा वो बता देगा कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक्चुअली अगर ये तो किसी को पूरा नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है तो टाइम लगेगा थोड़ा बच्चे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।